नमस्कार, जय हिंद। मैं राम लखन सैनी हमारे YouTube चैनल वाईफाई नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आज का हमारा ये जो चैप्टर है ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की ज्योग्राफी की जो बुक है उसका पहला चैप्टर है। और इसी प्रकार ना केवल कक्षा 12 बल्कि कक्षा 11 के भी सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर के वीडियो मैं आपके लिए लाने वाला हूं। इसलिए यदि आपके कोई परिवार में, आपके रिलेशन में या आपके आस पड़ोस में ऐसा कोई स्टूडेंट हो जो कक्षा 12 में या कक्षा 11 में अध्ययनरत हो और उसके पास में ज्योग्राफी एक वैकल्पिक विषय के रूप में हो, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पे प्रेस करके सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति व विषय क्षेत्र। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आज का ये जो चैप्टर है ये कक्षा 12 का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें पिछली क्लास को रिकॉल करना होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफिया। यहाँ पर जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ है वर्णन करना। इस प्रकार ज्योग्राफी के अंदर हम पृथ्वी से संबंधित तथ्यों का, पृथ्वी से संबंधित नियमों, सिद्धांतों और विभिन्न प्रकार की जानकारी का वर्णन करते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ज्योग्राफी को दो शाखाओं में डिवाइड किया जाता है। यहाँ पर पहली शाखा है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। हमें पता होगा पिछली क्लास में कक्षा 11 में हमने पढ़ा था भौतिक भूगोल के बारे में। देखिए, भौतिक भूगोल जो है वो हमारे कक्षा 11 के पाठ्यक्रम का हिस्सा है और मानव भूगोल जो है वो हमारे कक्षा 12 के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इस क्लास में हम मानव भूगोल की प्रकृति एवं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी है, इनको पढ़ते हैं। मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। देखिए, वापस से पढ़िए। मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों का अध्ययन आता है। मानव भूगोल में मानव से संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनका अध्ययन किया जाता है। यह मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों को बताता है, यानी कि मानव और पर्यावरण, मानव और जो प्राकृतिक वातावरण है उसके मध्य जो रिलेशन है उसका अध्ययन भी मानव भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। इसके अलावा मानव भूगोल के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं व्यवसाय। देखिए, मानव भूगोल में किस किस का अध्ययन किया जाता है? कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यवसाय किए जो जाते हैं, इन सभी का वर्णन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा परिवहन, संचार और व्यापार, परिवहन, संचार और व्यापार इसके अंदर आते हैं। इस प्रकार यहाँ पर इन लाइनों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से ये स्पष्ट है कि मानव भूगोल में हम उन सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं जिनका निर्माण मानव ने किया हो और मानव के द्वारा हुआ हो, या वो किसी न किसी प्रकार से मानव से प्रभावित हो। आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की जो परिभाषाएं दी है उनके बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं जर्मन विद्वान, जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल ने जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है उसके बारे में। देखिए, फ्रेडरिक रेडजेल का मानव भूगोल के विकास में, मानव भूगोल के उत्थान में इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि उन्हें मानव भूगोल का पिता, मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा में लिखा है कि मानव भूगोल जो है वो मानव समाजों और धरातल के बीच जो संबंध है उसका संश्लेषित अध्ययन है। वापस ही समझते हैं, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच जो संबंध है उसका संश्लेषित अध्ययन है। ऐसा रेडजेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में लिखा था। फ्रेडरिक रेडजेल ने पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मनुष्य के क्रियाकलापों पर वातावरण का जो प्रभाव है इसका वर्णन भी अपनी इस पुस्तक में किया है। इसके अलावा एक अन्य विद्वान, अमेरिकन भूगोलवेता एलन सैम्पल, देखिए कुमारी एलन सैम्पल जो है ये भी रेडजेल की शिष्या ही थी। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा में लिखा है कि मानव भूगोल जो है वो चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। वापस से समझते हैं,
मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। देखिए, सैंपल ने मानव को चंचल मानव कहा जबकि पृथ्वी को अस्थायी पृथ्वी कहा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मानव जो है वो लगातार अपने रहन सहन, अपने क्रियाकलापों, अपने संस्कृति में परिवर्तन करता रहता है। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी जो है वो भी हमेशा एक जैसी नहीं रही है, उसमें भी समय के अनुसार विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। इस प्रकार सैंपल ने मानव भूगोल को चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी का पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन माना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एलन जो है, कुमारी एलन सैंपल को नियतिवाद का कट्टर समर्थक माना जाता था। नियतिवाद के बारे में हम अगली क्लास में समझेंगे, तथापि उनकी जो परिभाषा है वो अन्य नियतिवादियों की अपेक्षा अधिक विस्तृत मानी जाती है। इसके अलावा एक अन्य विद्वान विडाल डी लाप्लास, ये एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी भूगोलवेता थे। इन्होंने संभववाद की नींव रखी थी। देखिए, संभववाद और नियतिवाद, इन दोनों के बारे में ही हम अगली क्लास में विस्तार से समझेंगे। उनके अनुसार विडाल डी लाप्लास जो है, उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा में लिखा है, मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नया विचार देता है, जिसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। ऐसा विडाल डी लाप्लास ने अपनी मानव भूगोल की परिभाषा में लिखा है। एक अन्य विद्वान डिकेन और पिट्स ने, देखिए डिकेन और पिट्स ने मानव भूगोल की परिभाषा में लिखा है, मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। डिकेन और पिट्स ने मानव भूगोल की परिभाषा में मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। इस प्रकार सारांश रूप से कहा जा सकता है कि मानव भूगोल जो है वो वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों, प्रभावों, प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों और स्थानिक संगठन का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्यों से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। इस प्रकार ये सभी परिभाषाएं प्रसिद्ध भूगोलवेताओं की परिभाषाएं हैं। इनको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षाओं में इन परिभाषाओं में से एक ना एक परिभाषा जरूर पूछी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब हम जान लेते हैं मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति से आज से है, मानव भूगोल का संबंध किससे है, मानव भूगोल में कौन कौन से मानवीय क्रियाकलापों को शामिल किया जाता है। देखिए, प्रसिद्ध भूगोलवेता जीन ब्रून्स ने मानव भूगोल की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए लिखा है कि जिस प्रकार से अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से है और इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु जो है वो है स्थान या फिर दृश्य। यानी कि मानव भूगोल में उन दृश्यों को, उन स्थानों को शामिल किया जाता है जो मानव के द्वारा निर्मित होते हैं और जिनमें कहाँ व क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर वो दृश्य मानव भूगोल की प्रकृति में शामिल किए जाते हैं जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्र बिंदु है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब और कैसे हुआ आदि प्रश्नों का भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति को प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं और अंत में अब हम जान लेते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को। देखिए, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र यानी कि स्कोप से तात्पर्य ये है कि मानव भूगोल में कौन कौन से उन मानवीय क्रियाकलापों को, कौन कौन से उन मानवीय दृश्यों को शामिल किया जाता है। तो इसमें शामिल है जनसंख्या, सांस्कृतिक वातावरण, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, कालिक अनुक्रम, नियोजन व प्रादेशिक संगठन और अन्य प्रदेशों से संबंध। इन सभी का मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम समझते हैं जनसंख्या को। जनसंख्या में देखिए विभिन्न स्थानों के मध्य जो जनसंख्या का वितरण है
उसका अध्ययन किया जा सकता है। जनसंख्या का वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा घनत्व का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो जनजातियां हैं उनका भी मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की जो मानव प्रजातियां हैं, मानव जो प्रजातियां हैं वो भी मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत ही आती है। इसके बाद बात करें प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की, तो प्राकृतिक संसाधनों में शामिल है जैसे कि जल है, वायु है, मिट्टी और खनिज पदार्थ। इन सभी का मानव ने किस प्रकार से उपयोग किया है वो भी मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत ही आता है। बात करें सांस्कृतिक वातावरण की, तो मानव ने देखिए कई प्रकार के सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया है, जैसे कि सड़कें हैं, संचार के साधन, नहरें, झीलें, विभिन्न प्रकार के आवास जैसे कि ग्रामीण आवास, शहरी आवास, इन सभी का मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार कालिक अनुक्रम से आशय है कि कभी भी मानव भूगोल के जो दृश्य हैं वो एक जैसे नहीं रहते हैं, उसमें समय के अनुसार परिवर्तन आते रहते हैं। तो उन परिवर्तनों का भी अध्ययन मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। इसी प्रकार प्रादेशिक नियोजन और प्रादेशिक संगठन का भी अध्ययन किया जाता है और मानव का जो अन्य प्रदेशों से जो संबंध है उसका भी अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। इस प्रकार आज का हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।